आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखनी है, तो इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। अगर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसमें कंपनी या जो एंटिटी है वो ये जान सके कि उसके कैश में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो कैश में जो स्टेटमेंट कैश में चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है, चेंजेस को शो करती है, चेंजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कंपनीज क्यों करती हैं? ताकि कंपनी अपनी कैश हिस्ट्री जान सकें। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाई जाती है तो तमाम जो चेंजेस होती हैं कैश में उनको शो किया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि कैश की हिस्ट्री क्या है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसलिए बनाती हैं ताकि वो बजट को प्रिपेयर कर सकें उस स्टेटमेंट के थ्रू। क्योंकि जब उन्हें पता चल जाएगा कि कितना कैश इनफ्लो होता है और कितना आउटफ्लो होता है तो कंपनी को अपना बजट बनाने में आसानी होगी। उसके अलावा जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम आईएएस कहते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी उनमें से एक मैंडेटरी या एक ज़रूरी स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की भी होगी। इसलिए कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को बनाती है। तो अब इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, जिनमें एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में बेसिकली जितना भी डायरेक्टली कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उसको हम शो करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली कैश को नहीं शो करते, लेकिन ऐसे वेज बता देते हैं जिनमें कैश जो है वो बिलोंग करता है और उनमें से हम कैश को फाइंड कर लेते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का क्या फॉर्मेट है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले जो हमने कैश लिखना है वो लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी कंपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को, सरगर्मियों को परफॉर्म करती है, उनसे रिलेटेड जितना भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो यहाँ पर इस कॉलम में लिखा जाता है। जिसमें कैश फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स कंपनी को जो कैश पे करते हैं वो कैश सेल्स भी हो सकती हैं, तो उनको हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये बेसिकली कैश इनफ्लो है। उसके बाद आती है कैश पेमेंट टू सप्लायर। कंपनी जो पेमेंट सप्लायर को करती है, ज्यादातर कंपनी जो भी परचेज करती है गुड्स की, उनसे रिलेटेड जो पेमेंट होती है वो सप्लायर को की जाती है। तो उसको हमने यहाँ पे एज अ कैश पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मेंशन कर दिया। उसके बाद कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनके लिए जो कैश पे किया जाता है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। उसके बाद आ जाती हैं अदर कैश पेमेंट्स, जिस तरह से इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट बेसिकली हमारे पास लोन के ऊपर जो कॉस्ट पे की जाती है वो होता है, तो वो भी हमारी कैश लोन जो होता है वो तो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड होता है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं वो उस लोन को यूज करने की कीमत होती है, इसलिए उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर जो भी कैश होगा उसको हमने यहाँ पर लिखना है और ये हमारे पास आ जाएगा कैश टोटल जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद जो भी इनकम टैक्स पे किया गया है उसको हमने यहाँ पर लेस कर देना है, क्योंकि पेमेंट है
तो पेमेंट हमारे पास आउटफ्लो होता है। फिर हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे हम नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो आएगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ तक हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सीख लिया है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके थ्रू हम इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2007 के लिए हमने एक्स लिमिटेड के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। साथ ही साथ एक और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है कि कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट्स। कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स, कैश के बराबर कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे हमें समरी अवेलेबल है जिसमें सबसे पहले आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारे पास है डेबिट साइड और यहाँ पर हमारे पास है क्रेडिट साइड। तो इस तरह से यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है जो कि 50 रुपीज़ का अवेलेबल है। उसके बाद डेबिट बैलेंस में इक्विटी शेयर आ रहा है 300 का, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आ रहा है और साथ ही साथ सेल ऑफ फिक्स एसेट आ रहा है। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर आ रही है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट आ रहे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वेजेस एंड सैलरीज आ रही हैं, टैक्सेशन, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है, तो हम इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कंपनी का नेम, जिस भी कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसका नाम। उसके बाद आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, और फिर हम लिख देंगे जिस टाइम पीरियड के लिए उस स्टेटमेंट को बना रहे हैं वो टाइम पीरियड। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्रॉम कस्टमर्स है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश जो है वो कस्टमर से या जो रिसीव्ड है, कैश फ्रॉम कस्टमर या रिसीव फ्रॉम कस्टमर एक ही चीज है, क्योंकि दोनों कंपनी को कैश इनफ्लो दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2800 रुपीज का कैश इनफ्लो आ जाएगा, जो कि कैश फ्रॉम कस्टमर्स के कॉलम में हम लिख देंगे। और ये हम फिगर्स जो हैं वो इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आउटर कॉलम में हम टोटल लिखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है कैश पेमेंट टू सप्लायर। अब अगर एग्जांपल में आए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स अवेलेबल हैं। उनमें सबसे पहली जो पेमेंट है वो सप्लायर को है, जो कि 2000 रुपीज़ की है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि 2000 रुपीज़ की जो पेमेंट है तो वो आउटफ्लो है, इसलिए हम उसको नेगेटिव शो कर देंगे। उसके बाद है कैश पेड, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर अगर आए तो हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस भी अवेलेबल हैं 200 रुपीज़ के, और वेजेस एंड सैलरीज भी अवेलेबल है 100 रुपीज़ की। लेकिन यहाँ पे कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हमने कैश पेमेंट में एक लिख देना है सैलरीज एंड वेजेस, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा कैश पेड फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम आएंगे और हम देख लेते हैं कि ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए कैश कितना है, 200 रुपीज़ का। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए 200 रुपीज़ का कैश पेमेंट लिख देंगे। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस है 100 रुपीज़ की, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 रुपीज़ की सैलरीज और वेजेस को लिख देंगे। उसके बाद अदर हमारे पास कोई कैश पेमेंट नहीं है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। अदर हमारे पास आती है टैक्सेशन, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट या ऐसी कोई भी पेमेंट नहीं है जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड हो, या यहाँ पर ऐसी कोई रिसीप्ट नहीं है जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि इक्विटी जो है वो हमारे पास ऑपरेशंस में नहीं आती और फिक्स एसेट भी ऑपरेशंस में नहीं आते। इसलिए अब हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे और हम कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट है अदर कैश पेमेंट्स में, उसको भी हम यहाँ पर नील कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आउटर कॉलम में, बल्कि यहाँ पर ही हम देख लेंगे कि कितने हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ रही है। उसके लिए हम इस 2800 में से 2000 को लेस करेंगे, फिर 200 को लेस करेंगे और साथ ही साथ 100 को लेस करेंगे, तो ये 500 रुपीज़ का जो है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास जनरेट होके आ गया है। उसके बाद इसमें से हमने लेस करना है इनकम टैक्स जो कि पे किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकम टैक्स या टैक्सेशन हमारे पास 250 रुपीज़ की आ रही है।
हमने क्या करना है कि इस 250 को यहाँ से लेस कर देना है, क्योंकि इनकम टैक्स पे किया जाता है और यहाँ पर ये आ भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे रहा है। इसका मतलब है कि ये पेमेंट है, तो इसको भी हमने यहाँ से एलिमिनेट कर देना है। फिर हम जब टोटल कर लेंगे तो इस 500 में से 250 को लेस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 250 रुपीज का, और इसको हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे और इसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास कितना कैश आया है। अब यहाँ तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड चेंज होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दोनों में डिफरेंट तरीके से निकलती हैं। तो डायरेक्ट मेथड की हम सीख चुके हैं, इनडायरेक्ट मेथड की हम इनडायरेक्ट की वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है, वो दोनों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड में सेम रहते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो कैश फ्लोज आते हैं जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं, जैसे कि फिक्स एसेट से, या फिर कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी है या इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी ने विड्रॉ कर ली है, इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दिया है, तो वो तमाम एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। अगर तो इन्वेस्टमेंट की है तो कैश आउटफ्लो होगा, अगर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की है या इन्वेस्टमेंट को ख़त्म किया है तो कैश इनफ्लो होगा। अब यहाँ पर हम आए तो हम देख सकते हैं कि सेल ऑफ फिक्स एसेट से कंपनी को 100 रुपीज़ की रिसीप्ट आ रही है। तो हमने क्या करना है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट में यहाँ कैश फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट में हमने 100 रुपीज़ का इनफ्लो लिख देना है, क्योंकि 100 रुपीज़ का ये हमारे पास इनफ्लो आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट को यहाँ पर लिखना है, जो कि हम देख सकते हैं कि 200 की हमने परचेज की है। तो जब परचेज करेगी तो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर -200 आ जाएगा। उसके अलावा हम देखें तो ना डेबिट साइड पर और ना ही क्रेडिट साइड पर कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए हम इन दोनों का टोटल कर देंगे और -200 में से जब हम 100 को एलिमिनेट करेंगे तो ये हमारे पास -100 आ जाएगा, क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, इसलिए नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 100 का आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास कैश फ्लो आएगा वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तो उसमें इशुएंस ऑफ इक्विटी आएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो इक्विटी शेयर्स हमें डेबिट साइड पर अवेलेबल हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। डेबिट साइड पे है, इसका मतलब है कि हमने इशू किया है इक्विटी और इशू करने से कंपनी के पास कैश जनरेट हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि कोई रीपेमेंट है लोन की, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन है 300 रुपीज़ की, तो क्योंकि रीपेमेंट है इसलिए ये हमारे पास आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद फर्दर देख लेते हैं कि कंपनी ने कोई लोन लिया तो नहीं है, तो यहाँ पर डेबिट साइड पे हम देख सकते हैं कि कोई भी लोन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं आ रही, तो लोन की जगह पे हम एम्प्टी छोड़ देंगे, इसको हम नील कर देंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50 रुपीज़ की डिविडेंड की पेमेंट हुई हुई है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर 50 रुपीज़ की डिविडेंड की पेमेंट भी लिख देंगे, जो कि नेगेटिव में शो करेंगे क्योंकि आउटफ्लो है। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि और कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बल्कि हमने तमाम जितनी एक्टिविटीज़ थी उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अब हम इसका कर लेंगे टोटल, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -50। वो किस तरह से, 300 पॉजिटिव 300 नेगेटिव दोनों आपस में ज़ीरो हो जाएंगे, तो जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा वो बच जाएगा -50 का। अब हमने इन तीनों एक्टिविटीज से जो कैश आ रहा है इनका टोटल करना है, और हमें ये पता चल जाएगा कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज है, या इसको हम कह सकते हैं कि कितना चेंज है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि 250 जो कि पॉजिटिव फिगर है इसमें से नेगेटिव फिगर को लेस कर देना है, जो कि 100,
और 50 की हैं, तो ये हमारे पास 100 रुपीज़ का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। उसके बाद कंपनी कोई कैश इक्विवेलेंट नहीं रखती, मतलब कि क्लोजिंग उसका कोई कैश इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमने क्या करना है कि ओपनिंग जो कैश इक्विवेलेंट है उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। तो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट हमारे पास 50 रुपीज़ का आ रहा है, तो हम यहाँ पर 50 रुपीज़ को ऐड बैक कर देंगे। अब जब हमने नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को टोटल करना है, तो ये हमारे पास 150 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। तो यहाँ पर हम देखें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें 150 रुपीज़ का मिल रहा है, और हमने जो कैलकुलेशन की है वो भी 150 रुपीज़ की है। इसका ये मतलब हो गया कि जब भी कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो जो एंडिंग में आएगा बैलेंस वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इसका ये मतलब होगा कि कंपनी ने अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट दुरुस्त बनाई है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकती है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, और इसका डिटेल न्यूमेरिकल हम आने वाली वीडियो में जानेंगे।